बड़े 1:30 बजे आ जाया करो एसी में, कहाँ घर में पड़े रहते हो? फीस दिए तो एसी में मजे लो कम से कम। सुबह हाँ, तो सुबह यहाँ क्या करोगे? उधर सामने वाले कमरे में बैठा करो। हाँ, जाके बिल्कुल बैठ जाएगा आके। हाँ, वो वही तो बोल रहा है वहां पर बैठने का। हाँ दीदी। चलो कल है ना नोट वाले डायग्राम वगैरह हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अब उसके आगे हमें डिस्कस करना है एनर्जी मॉडल डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर बात की जाए तो दो सीरीज हमें पढ़नी होती है, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला था एमओटी हमें जो पढ़ना है वो कहां से कहां तक पढ़ना है, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन तक ले पढ़ना है। तो इसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग सीरीज यूज होती है, और 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग सीरीज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जगह पर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट होता है और एक जगह पर एसपी मिक्सिंग एब्सेंट होता है, तो क्या मीनिंग है उसका वो भी देखते हैं। मैं सीरीज लिखते जा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं दोनों को।
चलो बेटा ना, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। ये जो फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाला केस अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है आपके सामने। कल हमने ऑर्बिटल्स तैयार किए थे, एक था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर वो टोटल 10 ऑर्बिटल जो हमने तैयार करे थे 20 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, उनका एक एनर्जी लेवल डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि किसमें उनकी फिलिंग कैसे हो रही होगी। याद करिए, एमओटी के पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट लिखा था कि जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अल्फा, पॉली और हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली फिल करते थे, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फिलिंग वैसी ही होगी। फिलिंग वैसी होने का मतलब क्या है? अबाउट रूल का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर एनर्जी में फिल होंगे। दूसरा, पॉलीज रूल या हंट्स रूल की पहले बात कर लेते हैं। हंट्स रूल के हिसाब से जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे उनमें पहले में पेयरिंग होगी, और पॉलीज के हिसाब से दोनों का जो स्पिन स्पिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए, वाली बात आ रही है। तो देखिए, हम यहाँ पर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो सीरीज देख रहे हैं वो कुछ अलग है, और 15 से 20 का जो सीरीज देख रहे हैं वो कुछ अलग है। और ये दोनों अलग क्यों है उसके ऊपर बात करते हैं, बट उससे पहले अव्वा रूल के हिसाब से याद करिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप ऐसा पढ़ते हैं, अव्वा रूल के हिसाब से ये का सीक्वेंस होता है 1s की जरूरत पड़ने वाली हमें। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2p। यहां पर भी वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, फिर किस में जाएगा? 2s में, फिर किस में जाएगा? 2p वालों में। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, और फिर जाएगा उसके बाद 2p वालों में। मतलब अव्वा रूल का इतना सीक्वेंस तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है। उसके अलावा फिर अगर हम लोग बात करें 1s में और एबीएमओ, इस तरह से फिलिंग होगी, क्योंकि बीएमओ का कल हमने बात कर रहे थे एनर्जी लेवल नीचे होगा और एबीएमओ का एनर्जी लेवल क्या होगा? ऊपर। तो पहले 1s में भी बीएमओ एबीएमओ, 2s में भी बीएमओ एबीएमओ, 2p में पहले 3 बीएमओ और फिर तीनों एबीएमओ। सेम यहाँ पर बीएमओ एबीएमओ, बीएमओ एबीएमओ, 3 बीएमओ, 3 एबीएमओ। तो जब ये दोनों सेम दिख रहे हैं बिल्कुल, तो एक्चुअल में चेंज आया कहां पर वो समझने की कोशिश करें, तो चेंज आया बीएमओ बीएमओ की फिलिंग। ये वाला जो बीएमओ का फिलिंग है तीनों का, और वहां पर ये जो बीएमओ का फिलिंग है, ये आपस में क्या हो गया बेटा? इंटरचेंज हो गया इनकी पोजीशन। अब इनकी जो पोजीशन इंटरचेंज होती है उसको समझाने के लिए एक फिनोमिना मेंशन किया जाता है, दैट इज नोन एज एसपी मिक्सिंग। अभी एसपी मिक्सिंग क्या है? एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट डायग्राम है, मतलब ये सही डायग्राम है। ये डायग्राम सबका होना, चेंज वहां हुआ है। क्यों सही है ये, उसका कारण समझिएगा। इसको यहां समझना, सिग्मा और पाई में से लोअर एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा की, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल माना जाता था। तो सिग्मा नीचे होना चाहिए, पाई ऊपर होना चाहिए। और मीन लेवल से, ध्यान सुनना, मीन लेवल से सिग्मा बॉन्डिंग जितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो पाई थोड़ा कम नीचे गया तो पाई स्टार थोड़ा कम ऊपर गया, इस वजह से ये सिग्मा ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा। ये डायग्राम अप्रोप्रिएट है। अब हुआ क्या, वो वाले जो स्पीशीज होते हैं 1 से 14 इलेक्ट्रॉन वाले होता है, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, उनमें ये जो 2s है ये वाला, और ये जो pz है जिसको मैंने कलर किया, इनकी मिक्सिंग हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं एस पीजेड मिक्सिंग। ये दोनों इस केस में तो थोड़े दूर होते हैं, उस केस में ये दोनों बिल्कुल पास होते, मतलब ये बीच में होता जरूर है लेकिन बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, और जब ये पास होते हैं ना, तो इनमें जैसे से इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो होने की वजह से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों वापस से मिक्स होते हैं एक बार, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये एनर्जी लूज करके नीचे, और ये एनर्जी गेन करके ऊपर जाता है। पर ये इतनी एनर्जी गेन करके ऊपर चला जाता है कि ये उठ के इसके ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, ये वाला जो ऑर्बिटल है और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ओरिजिनली ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये रेड कलर के मार्कर दिखा रहा हूं, ओरिजिनली ये ऑर्बिटल यहां होता है, और इनमें ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं ना। अब ये डायग्रामेटिकली अपन उसको डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे कितने क्लोज होते हैं, बट ये दोनों उसके कंपेरिजन में यहाँ ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो इन दोनों में क्लोजनेस की वजह से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं एस और पी क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। ये एनर्जी लूज करके नीचे आता है, ये वाला ऑर्बिटल यहां होता है, एनर्जी लूज करके नीचे आता है, और ये एनर्जी गेन करके ऊपर जाता है, तो ये इसके ऊपर चले जाता है। अब एक सवाल मन में यहाँ ये उठता है कि सर ऐसा है कि जैसे ये यहां पर था तो ये जंप करके इसके ऊपर चला गया, हाँ, तो इसको जंप करके इसके नीचे आ जाना चाहिए था, जैसे जिस तरह से ये ऊपर गया। तो उसका कारण समझिएगा, ये है सेकंड शेल और ये है फर्स्ट शेल। यहां पर हमने गैप जो दिखा है, यहाँ 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 सब जगह मैंने गैप बराबर दिखा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका और इसका गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ये कितनी भी एनर्जी
इस सिग्मा स्टार, ये जो सिग्मा स्टार 1s है बहुत नीचे होता है, तो ये कितनी भी एनर्जी लूज कर ले, ये एनर्जी लूज करके इसके नीचे नहीं आ पाता। लेकिन यहां पर जो आप चेंज कर रहे हो ना, वो सेकंड सेकंड शेल में चेंज हो रहा है, तो ये जब यहां होता है तो सेकंड सेकंड में आसानी से वो उसके ऊपर जंप मार जाता है, और इसलिए ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो सारा खेल एनर्जी का है। और वैसे शेल और सेकंड शेल की एनर्जी की अगर बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, तो फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का जो गैप होता है, याद करिए फर्स्ट शेल की एनर्जी आप निकालते हैं -13.6, और फिर ऐसे है ना, तो बहुत ज्यादा गैप होता है। यहाँ पर जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेंगे एनर्जी का गैप कम होता है, तो वो एनर्जी का गैप कम करके इसको नीचे आना इसके लिए फिजिबल नहीं होता, जबकि यहाँ पर जब ये ऑर्बिटल होता है तो सेकंड के सेकंड में ऊपर आसानी से चला जाता है। तो इसको बोला जाता है कि यहाँ पर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट है, और वहां पर बोला जाता है एसपी मिक्सिंग एब्सेंट। तो ये पूरी सीरीज है। अब ये सीरीज आपको बिल्कुल है ना, आगे हम लोग एक ट्रिक देखते हैं हाफ से बॉन्ड ऑर्डर कम ज्यादा करने का, लेकिन कई जगह पर काम आएगी, कई जगह पर काम नहीं भी आएगी, इसलिए सीरीज याद होना जरूरी है। तो सीरीज एक बार दिमाग में फिट कर लीजिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। 1s पे भी पहले बीएमओ, फिर एबीएमओ। 2s पे भी पहले बीएमओ, फिर एबीएमओ। 2p में पहले तीनों बीएमओ, फिर तीनों एबीएमओ। बस चेंज ये आने वाला है कि वो जो बीएमओ बीएमओ में यहां पर पहले पाए पाए वाले आएंगे और सिग्मा आएगा, और वहां पर पहले सिग्मा आएगा और बाद में कौन आएंगे, पाए पाए वाले आएंगे। बाकी सब सीरीज जो है वो नॉर्मल है एक जैसे। ये लिख लिया फर्स्ट वाली सीरीज हमने। चलो
देखिए बेटा, है ना, इसके बाद जो केसेस बन रहे हैं अभी, ये जो सीरीज हम लोगों ने देखी, सीरीज याद होनी चाहिए आपको। ट्रिक अपनी जगह काम करेगा, लेकिन सीरीज भी बहुत जगह यूजफुल रहेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसको। पहला क्वेश्चन, ये जो शुरू के क्वेश्चन है ना यहाँ तक 1 से लेकर 6 तक, ये वो क्वेश्चन है बेटे जो इंडिविजुअल स्पीशीज देकर पूछ सकता है। जैसे मान लो O2 दे दिया केवल, है ना, कोई भी एक डायटोमिक दे दिया 1 से 20 का, और उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर बात करें तो 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो किसी इंडिविजुअल को लेकर बनाया जा सकता है। जैसे आपसे पूछा O2 में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, O2 में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, O2 स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Nb से, एंटी बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Na से। बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग पता कैसे चलेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे। एक बात बताइएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 1s, या ये जो मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डब्बा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डब्बा। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस डब्बे में जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है और कितने एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कल बताया था स्टेबलाइज करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज करते हैं। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबल करने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए जो स्पीशी रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, स्टेबल। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या तो बराबर हो जाए या एंटी बॉन्डिंग समहाउ ज्यादा हो जाए, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, और अनस्टेबल वाली चीज इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। वैसे एक बात समझ ले, अनस्टेबल होना और एग्जिस्ट नहीं करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, कि कोई चीज अनस्टेबल है और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, एमओटी में जब ये केस बनेगा तो वो चीज डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है बॉन्ड ऑर्डर का। मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ पर बन के आता है Nb माइनस Na अपॉन 2। अभी Nb माइनस Na2 ही क्यों फॉर्मूला बना, उसका कारण समझिएगा। ये स्टेबल कर रहा है या अनस्टेबल कर रहा है। मान लो 10 स्टेबल करने वाले, 6 अनस्टेबल करने वाले, तो टोटल स्टेबल करने वाले कितने बचे, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2। इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है पैरा और डाया का। अगर कहीं पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरा होगा, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाया होगा। अब पैरा और डाया कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ध्यान सुनना। तो हमें एमओ देखना है इस बार, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सब खाली पड़े, मतलब ये क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो क्या होगा, अब क्या पैरा और डाया के लिए हम लोग बार बार ये सीरीज बनाएंगे तो नहीं, हम लोग सीधे ये सीरीज से काम चलाएंगे। क्या काम चलाएंगे, देखिए अगर पावर में हर जगह 2 और 0 दिख रहा है, हर जगह पावर में और 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो डायामैग्नेटिक होगा। और किसी के भी पावर में अगर 1 दिख जाए, इसका मतलब है उसके पास क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और वो क्या बन जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो आप जब सीरीज लिखोगे, अगर किसी के भी इसमें पावर में 1 दिख रहा है तो पैरा, और अगर पावर में 1 नहीं दिख रहा पूरी सीरीज में, इसका मतलब है डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो इंडिविजुअल के लिए पूछा जा सकता है। अब आपने कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना के दे देता है और इसमें बोलता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करिए। तो जब 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक मॉलिक्यूल आए और उसमें आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आए, तो कल हमने लिखा था कि एमओटी का यूज कर रहे होंगे। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर तो हम निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी। आई होप इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली। अब आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि जो स्पीशीज आपको दिए उन सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे ये सारे ऑर्डर बना लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो स्पीशीज आपको दिए गए हैं, है ना, उसके बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएंगे, सेम। और अगर उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने की वजह से क्या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी भी सेम हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर भले सेम हो जाए लेकिन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी अलग ही रहेगी। तो हमें वहां पर क्या करना होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, आप बताइए। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर ज्यादा, तो एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, स्टेबल करता है या डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज। तो अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कम है तो स्ट्रेंथ और एनर्जी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेंथ कनेक्ट मत करना। अब एक सवाल मन में आता है कि सर हमने यहाँ एंटी बॉन्डिंग ही क्यों देखा, कि हमने ये बोल दिया कि एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। हम थे कि अगर किसी के पास बॉन्डिंग ज्यादा होते तो वो ज्यादा स्टेबल होता, हम ये भी तो कर सकते थे, हमने एंटी बॉन्डिंग ही क्यों देखा।
उसका कारण ये बेटे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना स्टेबलाइज करते हैं एंटी बॉन्डिंग उससे ज्यादा डीस्टेबलाइज करते हैं, और इसलिए डोमिनेटिंग नेचर किसका होता है, एंटी बॉन्डिंग का। किसको दी जाती है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। नोट करिए, से आगे बढ़ते हैं। बना लिया नहीं? चलो बेटा ना, अब ये सीरीज का यूज कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। चार एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे हैं, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में मान लीजिए आपको H2 मॉलिक्यूल आया और क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हुआ कि H2 में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है, या फिर ये इसका किसी के से कंपैरिजन आ गया कि H2 का किसी और 1 से 20 इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक के साथ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आ गया। जैसे H2 दे दिया, H2 माइनस दे दिया और बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाने से किससे सॉल्व करना बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अब पहली बात, क्या ये डायटोमिक मॉलिक्यूल या डायटोमिक स्पीशीज है या नहीं है बेटा, है। और इसमें अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2। 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का कोई भी डायटोमिक स्पीशीज आ जाए, समझ में आ जाने चाहिए क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से।
सीरीज है आपके साथ। 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आप केस नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और 15 से 20 के लिए आप केस नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। समझ में आना चाहिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा सीरीज लगेगा, केस 1। केस 1 की सीरीज है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, फिर आगे बढ़ता जाएगा बट उसकी जरूरत नहीं फिलहाल में, तो हम उसको दिखा नहीं रहे। ये एक डब्बा है बेटा और 2 इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, 0। बिना स्टार वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे, स्टार वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। यहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कौन ज्यादा बेटा, बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग ज्यादा है तो स्पीशी कैसा रहेगा, स्टेबल। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन आ गया अगर, तो बॉन्ड NB माइनस Na/2 सॉल्व किया, 2 - 0.2 1 आ गया। 1 आने का मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अब जो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है उसके बारे में समझिएगा, वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा है या पाई है या क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हम लोग एक बात सुनते हुए आते हैं कि 2 एटम के बीच का पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। ये बात यहां पर वैलिड नहीं होती है। एमओटी के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा हो, यहां पर पहला बॉन्ड पाई भी बन सकता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है देता और बोलता है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये निकालने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहली बात अगर एग्जाम में लिख के दे, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कैसे कब सॉल्व करना है। देखो 2 तरह की थ्योरी, एक बीबीटी और एक एमओटी। क्या बोलता है, पहला बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा, और बाकी क्या बनेंगे, पाई। एमओटी बोलता है पहला कुछ भी बन सकता है, सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब वीबीटी से सॉल्व करना है और कब एमओटी से सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिख के आया अकॉर्डिंग टू एमओटी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन Li2, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होने वाला है, एमओटी से। दूसरी बात, अब एमओटी से सिग्मा पाई कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। दूसरी, ऐसा लिख के नहीं दिया अकॉर्डिंग टू एमओटी, आपको सपोज ऐसा बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन Li2, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए एमओटी का क्वेश्चन। क्यों, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का अगर कोई डायटोमिक स्पीशीज है तो खुद ब खुद समझ इससे सॉल्व होने वाला है एमओटी से। बाकी अगर अकॉर्डिंग टू एमओटी नहीं लिखा और 1 से 20 का डायटोमिक नहीं है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप से सॉल्व करना है कि पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी बॉन्ड क्या मान के चल रहे हैं, पाई। आइए अब एमओटी से कैसे चेक किया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर ये जो इसका फिलिंग है इसको देखिए, सिग्मा 1s2 के इलेक्ट्रॉन जो है इनका इफेक्ट, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग का इफेक्ट कौन कैंसिल कर सकता है, एंटी बॉन्ड। तो इसके बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं आए, यहां तो होते तो इसके इफेक्ट को ये क्या कर देते बेटा, कैंसिल आउट कर देते। पर क्या अभी इन इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कोई एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन आया है या नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब है इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने जो बॉन्डिंग को प्रमोट कर रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड बन रहा होगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा वाले हैं या पाई वाले हैं, सिग्मा। इसलिए ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा। आइए आगे बढ़ते हैं। H2+, अच्छा पैरा और डाया में फिर से वही बात, सीरीज देख लेना। क्या किसी के पावर में 1 दिख रहा है क्या, नहीं। अगर पावर में 1 आया मतलब अनपेयर्ड होगा, पावर में 1 नहीं आया मतलब अनपेयर्ड नहीं होगा। और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। चलिए अगले, H2+ में ये डायटोमिक स्पीशीज है, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ जाना चाहिए एमओटी लगाना है। और क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं बेटा, है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरा मैग्नेटिक, वहां से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इनको तो आप बिना सीरीज के ही डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। आइए सीरीज की बात करते हैं। केस नंबर 1 लगेगा इसमें, सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s0, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, इसका मतलब ये स्पीशीज अगर स्टेबल है तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। 1 - 0/2 किया तो हाफ आ जाएगा। हाफ मतलब कल हमने बोला था बीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करता, यहाँ तो सॉल्व करने पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर। और फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अगर है तो इसको समझिए, H2+ बना क्या, जब एक हाइड्रोजन और एक H+, तब जाके H2+1 का फॉर्मेशन हुआ होगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, वो एक इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट हो रहा होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो प्रॉपर एक बॉन्ड बनता, पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसीलिए स्पीशी को कौन सा बॉन्ड बोला जा सकता है, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम भी दिया जा सकता है। और कई बार
आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एनसीईआरटी में, क्योंकि ऐसा मेंशन है, ध्यान सुनना, तो आपको ऐसा दिखेगा के स्टार, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। लिखा है स्टार 1s, इसके बदले ऐसा लिख सकता है के और के स्टार, ऐसा भी दे सकता है। क्यों? 9th क्लास में आपने शेल के नाम पढ़े होते हैं, के एल एम एन। तो के शेल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फर्स्ट शेल को। तो ये के बता रहा है कि फर्स्ट शेल, के बता रहा है कि फर्स्ट शेल का एंटी बॉन्डिंग है, इस तरह से लिख के दे सकता है। कभी के एल एल स्टार आ जाए, के मतलब फर्स्ट शेल की बात कर रहा है, एल मतलब सेकंड शेल की बात कर रहा है। ऐसा कभी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या दे दिया, है ना। आगे बात करते हैं थर्ड वाले एग्जांपल की। एनसीईआरटी का गिवन एग्जांपल है, डज नॉट एग्जिस्ट मेंशन कर रखा है इसके बारे में एनसीईआरटी ने, वो बात कर लेते हैं। He2 मॉलिक्यूल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग 1 to 20 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ जाने चाहिए। हेमोटी नंबर 1 का कैंडिडेट है, क्योंकि 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहा है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 आ गया। बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग टू, दोनों की क्वांटिटी, सॉरी मैंने यहाँ ग्रेटर कर दिया, दोनों की क्वांटिटी क्या है? बराबर। और दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल अगर है तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आ जाएगा। और यहां जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 - 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हुआ कि हीलियम और हीलियम में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और अगर बॉन्ड ही नहीं बना तो फिर मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। आइए अगले वाले केस पे चलते हैं, Li2 पे। जब आपको दिया इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 से 20 का डायटोमिक स्पीशीज है, सीरीज नंबर 1 लगेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 पे जाके 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो Np - Na/2 किया, 1 आ गया। 1 आने का मतलब है लिथियम, लिथियम में कैसा बॉन्ड बना होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड बना होगा। अब ये बॉन्ड कैसा होगा? एमओटी डिसाइड करेगा। एमओटी से कैसे डिसाइड होगा? देखिए, सिग्मा 1s2 के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर सकता है बेटा? सिग्मा स्टार का 1s2। क्या इसके इफेक्ट को कैंसिल करने वाले इसके एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आ गए या नहीं आ गए बेटा? आ गए। पर इस सिग्मा 2s2 के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होगा? इसका एंटी बॉन्डिंग, और इसका एंटी बॉन्डिंग अभी तक आया नहीं है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाएंगे बेटा? एक बॉन्ड। और वो इलेक्ट्रॉन जो इस्तेमाल हो रहा है बॉन्ड बनाने में वो कौन है बेटा? सिग्मा। इसलिए यहां पर जो कैरेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? सिग्मा कैरेक्टर आ जाएगा। और क्योंकि ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और वो डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। तो आपने यहां पर चेक किया, सीरीज के पावर में कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है, सबके सब पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अब एक खास बात सुने, चलिए आगे बढ़ जाते हैं केस नंबर 5 और केस नंबर 6 की तरफ। केस नंबर 5 जो है वहां पर आपको दिया B2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन है। कुछ जो सीरीज बनेगा वो बनेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और फिर आ जाएगा पाई पी वाई। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी फिलिंग एक बार समझ लेना। 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, फर्स्ट सीरीज लगा रहे हैं, 2 2 2 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये दोनों क्या है बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पहले सिंगल फिलिंग होगा फिर पेयरिंग होगा। तो ऐसा मत करना कि यहाँ 2 भर दो यहाँ 0 भर दो, हमेशा पहले 1 1 फिल होगा उसके बाद में पेयरिंग होगी। और अगर मान लो 11वां इलेक्ट्रॉन आया अब इसके बाद, तो या तो यहाँ भर दो या यहाँ भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 12वां आएगा तो इसकी और इसकी दोनों की क्या हो जाएगी? पेयरिंग। अभी C2 बनाएंगे हम लोग, वहां पर इन दोनों में क्या दिखेगा आपको? 2 and 2 दिखेगा। यहाँ पर अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर बॉन्डिंग की क्वांटिटी क्या है बेटा? ज्यादा। अगर बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल। और स्टेबल होने का मतलब ये है
कि यहाँ पर जो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है 6 - 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1, और ये जो 1 बॉन्ड ऑर्डर है बेटा ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये खास बात है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। कैसा है पाई बॉन्ड देख लीजिए, इस σ1s2 का इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा, इस σ2s2 का इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा, कैंसिल नहीं होने वाला इन दोनों का। इन दोनों का इफेक्ट कौन कैंसिल करता है? जो इनके एंटी बॉन्डिंग आते हैं, जो कि अभी तक आए नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाएंगे? 1। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्ड में जो कैरेक्टर आएगा वो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है पैरा और डाया का। क्या स्पीशी है बेटा? ये इवन इलेक्ट्रॉन है। इवन वाला डाया भी हो सकता है और इवन वाला पैरा भी हो सकता है। इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आ जाएगा पैरा मैग्नेटिक नेचर। चलिए एक लास्ट केस और बता दे रहा हूं, फिर बाकी आप ट्राई करिएगा। C2 के बारे में बात कर लेते हैं। C2 में है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, सीरीज नंबर 1 लगेगी σ1s2 σ*1s2, फिर आ जाएगा σ2s2 σ*2s2, फिर आ जाएगा π2px इक्वल टू π2py, और ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें पेयरिंग होने की वजह से 2 2 आ जाएगा। इसमें Nb की बात करें तो 8 रहेगा, Na की बात करें तो 4 रहेगा, और Nb और Na में Nb ज्यादा है, मतलब ये स्टेबल मिलने वाला है आपको। और अगर स्टेबल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 8 - 4/2। बॉन्ड ऑर्डर 2 की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा बोथ पाई बॉन्ड, इसमें दोनों पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड है समझ में आ जाना चाहिए, जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होने वाला है। बाकी इससे पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन सब का इफेक्ट आपस में क्या हो चुका है? कैंसिल। कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका इफेक्ट? 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया, और चारों इलेक्ट्रॉन कौन से बेटा? पाई। इसलिए दोनों बॉन्ड में जो कैरेक्टर आएगा वो कौन सा कैरेक्टर आएगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और ये डाया मैग्नेटिक होने वाला है, क्योंकि तो किसी के भी पावर में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। नोट कर ले, से आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्या बोलेंगे? हाँ 1 2, और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये 6 केसेस जो मैंने 6 केसेस तक लिख लीजिए। इसके बाद ये केस आपके सामने लिखे हुए, इनको आपको खुद ट्राई करना, ठीक है। सीरीज बनाइएगा इनकी, क्योंकि N2 और O2 पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं फिर डायरेक्ट उसके रिजल्ट आपको बता दूंगा क्या क्या आने वाले हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा। इनकी सीरीज आपको खुद ट्राई करनी, फटाफट सॉल्व करिएगा, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि आप जैसे N2 बना लोगे तो बस उसमें लास्ट के 1 2 इलेक्ट्रॉन ही चेंज करने रहेंगे, तो बाकी शुरू की सीरीज तो एज इट इज रहेगी। फटाफट छापे इसको, चलिए लिख लो। 3 मिनट लिखने के, 10 मिनट सॉल्व करने के। बहुत टाइम है।
चलो बेटा ना, अब यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 6 केसेस पढ़े थे उसके बाद आपके सामने कुछ केसेस जो हुए, उनमें जब आप सीरीज से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें C2-2, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बाइड आयन बोला जाता है। नाम आपको पता होने चाहिए, इसको क्या बोला जाता है बेटा? कार्बाइड आयन। कम से कम ये जैसे को लिख लेंगे ऑक्सीजीनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजीनियम आयन, नाम लिख लेंगे। C2-2 को बोलते हैं कार्बाइड। कार्बाइड में हम लोग टाइप पढ़ेंगे आगे जाके, मीथेनाइड, एसिटिलाइड, एलिलाइड। ये एसिटिलाइड का कैटेगरी है ना। C2-2 कार्बाइड है। O2+1 ऑक्सीजीनियम आयन है, ऑक्सीजीनियम आयन है। आगे जाके लिगैंड के फॉर्म में यूज किया जाता है इसको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्सीजीनियम लिगैंड बोला जाएगा। तो ऑक्सीजीनियम आयन। 2-1 13 वाला जो केस है सुपर ऑक्साइड आयन, पता है सभी को। और 14 वाला परऑक्साइड आयन। 13 को सुपर ऑक्साइड, 14 को परऑक्साइड। ये नाम पता होने चाहिए कम से कम। चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी देखी जाए बेटा, तो यहाँ पर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं 14 अगेन, यहाँ पर आते हैं 13, यहाँ पर आते हैं 15, यहाँ पर आते हैं 15, यहाँ पर है 16, 17, 18 एंड 18। तो आपको पता है 1 से सीरीज यूज होगा फर्स्ट, और बाकी 15 से 20 के लिए कौन सा। जब आप उस सीरीज से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा, इसके अंदर आएंगे 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और एंटी बॉन्डिंग आएंगे दोनों में 6, यहाँ पर 9 4 है ना। और यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है, सॉरी 4 अगेन। और यहां पर आएगा 10 5, यहां पर आ जाएगा 10 5, यहां आ जाएगा 10 6, देन आ जाएगा 10 7, देन आ जाएगा 10 8 एंड 10 8, है ना। दोनों का आंसर फिर से सेम रहेगा क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो Nb-Na/2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5, यहाँ आ जाएगा 2, 1.5, 1 एंड 1। इसके बाद पैरा और डायमैग्नेटिक नेचर की बात करें तो जब आप C2-2 का सीरीज लिखेंगे तो लास्ट में जाके सिग्मा 2p/2 तक भरेगा ये। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। इधर देखिए 13, 15, 15, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ये बात कंफर्म। इसके अलावा यार भी पैरामैग्नेटिक होगा। 16 वाला ऑक्सीजन, कल हमने डिस्कशन ही इसी के लिए स्टार्ट किया था। और O2 का जब आप सीरीज लिखोगे लास्ट में π*2px1 इक्वल टू π*2p/1 पे जाके सीरीज रुकेगी, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये दोनों में π*2px2 इक्वल टू π*2p/2, इसका भी π*2px2 इक्वल टू π*2p/2 रुकेगी, मतलब ये दोनों क्या आएंगे? डाया। तो ये ओवरऑल कंडीशन है इनके जो रिजल्ट्स। अब इन रिजल्ट्स को यूज करके हम पहले कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बन, ठीक है। फिर वो ट्रिक जो है उसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि ट्रिक तो बस काम को सिंपल करने के लिए, बट कॉन्सेप्चुअली हमको सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। ट्रिक को देखेंगे। ट्रिक हर जगह मदद नहीं करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इजी कर देगा नो डाउट, लेकिन हर जगह काम नहीं आएगा, इसलिए कॉन्सेप्चुअली पहले पता होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज कंपेयर, फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज कंपेयर, फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज कंपेयर, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या क्या कंपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर और सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे बॉन्ड स्टेबिलिटी। और स्पीशीज आपको दे रखी है N2, N2+ एंड N2-। और द फॉलोइंग स्पीशीज कंपेयर, स्पीशीज जो दे रखे हैं वो तो N2, N2+, N2- है। और उनके बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको कंपेयर करना है। चलिए, है ना। एक केस मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, इस नहीं का आप सॉल्व करते रहिएगा। N2, N2+, N2- की बात करें अगर, तो बेटा इसमें N2 का बॉन्ड ऑर्डर अभी आपके सामने निकला हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो हमें यहीं से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा? N2 का। उससे कम किसका होगा? N2+। और N2+ और N2- का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? सेम। अभी आज ही हम लोगों ने नोट कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अभी देखिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको बोला था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए फिर आपको बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम नहीं मिलेगी, आपको एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स चेक करने पड़ेंगे। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आप क्या करेंगे? चेक
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, चेक Na लिख दिया मैंने, और आप देख सकते हैं यहां पर N2 प्लस के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है और N2 माइनस के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 है। जिसके एंटी बॉन्डिंग ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसका एंटी बॉन्डिंग कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब ऑर्डर जो बनेगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम, ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप में आप क्वेश्चन बना लेंगे। फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज कंपेयर O2 प्लस O2 प्लस, ये सारी चीजें, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, और वहां पर Li2 प्लस 1 और Li2 माइनस 1 में भी सेम क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी कंपेयर करना। तो O2 वाले रिजल्ट तो बोर्ड पे लिखे ही हुए हैं, वहीं से आप डायरेक्टली कर लेंगे। चलो बेटा, है ना, O2 प्लस O2 माइनस 1, O2 माइनस की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें O2 प्लस 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, 2.5 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 1.5 है, इसका 1 है। अब बॉन्ड ऑर्डर सबके वैसे ही अलग अलग है, तो फिर सब कुछ है ना, एंटी बॉन्डिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर यही आ जाएगा, सबसे ज्यादा O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, और फिर O2 माइनस। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, एनर्जी भी ज्यादा होगा। मतलब इन सब का ऑर्डर बिल्कुल सेम आ जाएगा। और जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड ऑर्डर के, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सेम ट्राई कर लें आप, Li2 प्लस 1 और Li2 माइनस 1 के लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी का चेक करना है। N2 वाला जो केस बताया बिल्कुल वैसे ही केस है। Li2 प्लस 1 और Li2 माइनस 1 की बात निकाला था, 1 आएगा। Li2 प्लस 1 का 0.5 और Li2 माइनस 1 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा अपना, 0.5। अभी बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि Li2 ज्यादा है, Li2 प्लस 1 और Li2 माइनस 1 के आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बिल्कुल इसके जैसे ही है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Li2 माइनस 1 के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और Li2 प्लस 1 के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो कुछ इस तरह का ऑर्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हैं, बिल्कुल N2 प्लस 1 और N2 माइनस 1 की तरह आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये जो अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है और किसका बॉन्ड ऑर्डर। फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एमओटी में क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which of the following pair is electronic, which of the following pair is isoelectronic and have same bond order, which of the following pair is isoelectronic and have same bond order।
पहले जो ब्लैक कलर से लिखे हुए ऑप्शन से एबीसीडी उसको आप लिख ले। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, सी में अगर हम लोग देखें बेटा दोनों के पास और 15 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, क्या जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम होगा या नहीं होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, होमो डायटोमिक है तो डेफिनेटली बराबर होगा। होमो डायटोमिक है तो बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना। ये भी होमो डायटोमिक है, ये भी होमो डायटोमिक है, बिल्कुल सेम होगा हमेशा। हेट्रो आ जाए तो केस अलग हो सकता है, क्योंकि हेट्रो मैंने कल आपको बताया था हमारे सिलेबस में जो सीरीज है वो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं होमो डायटोमिक। हेट्रो पे ये सब एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हेट्रो का 1s 1s या 2s 2s का लेवल अलग होता है। अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन बन सकता था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्रेम कर दे तो समझ जाइएगा इन्हीं में से ऑप्शन किस तरह से चेक करना। अब आइए इधर, ये जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें भी क्वेश्चन हम लोग वही सेम लिखेंगे, लेकिन एक बात समझा रहा हूं आपको। पहले मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी और ये बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि हमारे सिलेबस में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब हमने किसके लिए पढ़ा बेटा? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा है। मतलब जो भी केस 1 पढ़ा या केस 2 पढ़ा, या आगे अभी हम लोग एक ट्रिक की बात करेंगे, पहले ट्रिक की बात करते हैं, होमो डाई एटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमारे पास सिलेबस में जो आएगा एमओटी वो 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का आएगा। 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक जो स्पीशीज आते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से कोई आपको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और इसमें भी नहीं बताते, क्योंकि आप चाहे उसमें केस 1 लगा दो सीरीज या केस 2 लगा दो, आंसर पे उतना पार्ट सेम होता है। तो जो ट्रिक की कहां से पढ़ती है? 8 के बाद से पढ़ रही ना, और 18 तक पढ़ रही होती है। 19 20 में भी सेम होता है, बट ठीक है अपन ले लिया उसको साथ में। अभी देखिए यहां पर आपके सामने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, मैग्नेटिक नेचर कितना होता है, वो उसके ऊपर हम लोग बात करें। इस पूरे ट्रिक का जो बेस है वो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को लेकर चलता है। और 14 इलेक्ट्रॉन का जो स्पीशी होता है डायटोमिक, होमो डायटोमिक, हम जानते हैं वो कौन है बेटा? N2। और N2 का रेफरेंस सबको पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम सबको, अब आप जानते हैं इस ट्रिक में ये होता है कि जैसे जैसे आप 14 से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, चाहे 14 से एक एक इलेक्ट्रॉन कम करे, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। और कितने से डिक्रीज होगा? 0.5 पर इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अभी हम लोग उसके हिसाब से चले, एक एक इलेक्ट्रॉन भले बढ़ा दो चाहे एक, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा। 1.51 0.5। ठीक है, ये आ गया। ये तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक हो गया, और इससे आप कर भी सकते थे। जैसे ये आ गया तो N2 में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 14। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। अब आपको अगर ये ट्रिक पता है, अब डायरेक्टली ऑर्डर कितना आएगा? 3, और 13 का आएगा 2.5 और 15 का आएगा 2.5, और आपने सॉल्व कर लिया होता कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो आप बना लेते। लेकिन अब अगर बॉन्ड स्टेबिलिटी आता तो इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मतलब ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से ही हो जाता, क्योंकि इसमें सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता? अलग। बॉन्ड ऑर्डर अलग आता तो आप, लेकिन जहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा वहां पर फिर आपको एंटी बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए कॉन्सेप्ट भी साथ में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब मैग्नेटिक नेचर में जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा वो तो पैरामैग्नेटिक होंगे, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहां पर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। और याद करिए जब हमने लुईस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन देखे थे, वहां पर में एक पॉइंट लिखा था ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक, फिर वहां पर बॉस के ऊपर बात करी। तो मैंने बोला था कि बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन वाला बॉस कहने का मतलब है B2O2 और S2।
तो बच्चे डायरेक्टली ये याद कर लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वाला है या 16 इलेक्ट्रॉन वाला है या 32 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक हो। ये बॉस जो है ये कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो बच्चे ये याद कर लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक करने दो तो आपका खेल हो जाएगा। ये 10 इलेक्ट्रॉन है पर ये डाया है। क्या बात समझ में आ रही है आपके? जरूरी नहीं होगा आपको 10 याद नहीं करना, 16 याद नहीं करना आपको, इस पैरामैग्नेटिक। अब बॉस में कितने इलेक्ट्रॉन है, B2 बाद जो 10, 16 और 32 भी वैलिड है, इट इज ओनली वैलिड फॉर होमो डायटोमिक, मतलब लगेगा ही सिर्फ B2, O2 और S2 पे, बाकी जगह मत लगाना। बाकी को जैसा बताया वैसे चेक करना। जैसे ये 10 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन से बताया था मैंने, उसको कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2p6 आएगा। 2p6 मतलब सब कुछ पेयर्ड है, ये डायमैग्नेटिक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये मिलते हैं आपको पैरामैग्नेटिक। इधर देखिएगा B2 आज ही हमने डिस्कस किया, एग्जांपल नंबर 5 आप देख सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो B2 है वो पैरामैग्नेटिक था। ऑक्सीजन O2 के लिए ही पूरा MOT पढ़ा हमने, ये भी पैरामैग्नेटिक है। S2 की यहां जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो पैरा कर दिया, इवन वाले पैरा भी हो सकते हैं और डाया भी हो सकते हैं। पैरा वे कौन आएगा, बस बॉस आएगा। बाकी इसके अलावा कोई और इवन वाला आया तो आपको उसको क्या कर देना है, डाया मैग्नेटिक करना है। तो बॉस में से आ गया B2, ये आ गया O2, इसको पैरा कर दिया। बाकी जो भी इवन इलेक्ट्रॉन वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं बेटा, डाया मैग्नेटिक कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको पैरा और डाया भी पहचान में आ जाएगा। तो इसको लिख लेना, B2 O2 S2 जो है इसको, ये क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। रेस्ट ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विल बी डाया मैग्नेटिक। हाँ क्वेश्चन अभी लिखा, पहले ट्रिक लिख लो फिर आता हूँ क्वेश्चन। चलो बेटा ना, के बाद आगे का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा था कि जो भी ये सीरीज वगैरह अभी हम लोगों ने पढ़ी है, जो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी, ये सारी ट्रिक वैलिड है किसके लिए बेटा, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन कई बार क्या कर रहा है आजकल एग्जाम्स में, आपसे होमो डायटोमिक के बदले हेट्रो डायटोमिक पूछ ले रहा है। जैसे NO या NO प्लस इस तरह के केसेस दिए हुए हैं, CO भी दिया हुआ है, तो ये केसेस दे रहा है। हालांकि इनका मेंशन है एनसीईआरटी में, ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं आपको MOT के अंदर, लेकिन इनकी सीरीज नहीं दी हुई है तो हमें नहीं है। बट इनकी सीरीज होमोडायटोमिक से बहुत आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। तो अब इसकी सीरीज है नहीं हमारे पास और इसके क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम को भी होमोडायटोमिक वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो। हालांकि क्या लगा रहे हो वो गलत है, हम लोग जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका सीरीज ही अलग होता है पूरा, और वो सीरीज हर एक की सीरीज अलग बनेगी, और इसीलिए हर एक की अलग अलग सीरीज बनाने जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो, ना एनसीईआरटी मेंशन्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम होमो डायटोमिक वाला ही कॉन्सेप्ट किसमें लगा दे रहे हैं बेटा, हेट्रो डायटोमिक में लगा दे रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि आंसर जनरली सेम आ जाता है, तो इसीलिए वो बात यहाँ पर वर्क कर जाएगी, हमारा बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह सब कुछ सेम आ जाता है। अब इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो CO NO जो है इन सब की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हम हेट्रो को ले रहे हैं,
लेकिन अब मैंने आपको बोला कि हेटेरो का वैसे तो सीरीज अलग होता है, लेकिन अब हमें इसको सॉल्व किससे करना है बेटा, होमोडायटोमिक वाले ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा, तो उसी से हम लोग इसको अप्लाई करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन लिखेगा, which of the following pair of species is isoelectronic and have same bond order? Isoelectronic order. तो बस वही होमोडायटोमिक की तरह इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, और जैसा होमोडायटोमिक सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, आएगा, काम आ जाएगा। करेक्ट आंसर फोर्थ, N2 और CO 14, और बॉन्ड ऑर्डर दोनों का 3 है। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये जो होमोडायटोमिक की वाली सीरीज हम लोग हेटेरो में लगा रहे थे, तो इससे मैंने आपके आंसर सेम आ जाते हैं, बट बहुत सारी जगह आंसर अलग भी आएंगे। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर आंसर अलग आएंगे, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में एक एग्जांपल कम से कम याद रखना है, और वो आंसर कौन सा है बेटा, CO प्लस के बारे में। ठीक है, तो अभी CO प्लस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन CO एंड CO प्लस। इसको पहले हम लोग होमोडायटोमिक वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देख लेते हैं क्या कंडीशन है, समझिएगा। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकी सीरीज अलग होती पूरी, लेकिन फिर भी इसको होमोडायटोमिक से अगर सॉल्व करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं ट्रिक से, तो ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बॉन्ड लेंथ निकालने जाता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए थी, लेकिन ऑर्डर जो रियलिटी में देखा गया वैल्यू में, वो ये ऑर्डर मिला नहीं। तो जब ये ऑर्डर मिला नहीं तो इसका ऑर्डर ठीक उल्टा मिलता है। तो ये होमोडायटोमिक की सीरीज इसको एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी सीरीज ही अलग थी। एक्चुअल में CO और CO प्लस में से CO जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी सीरीज लगती है तब भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, लेकिन CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मोर देन 3 होता है। कई लोग 3.5 भी बोल देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मोर देन 3 हम लोग लिख रहे हैं टू बी प्रिसाइज, क्योंकि वो 3.3 के आसपास कुछ होता है एक्चुअल में रियलिटी में, 3.5 भी चल जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस में आप 0.5 मानते हो। तो 3 और मोर देन 3 है। अब सुनिए, ये 3 है मोर देन 3, तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाया जाए तो बेटा जिसका बॉन्ड उसका बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा, कम, और ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि अब देखना इसका रीजन क्या है। रीजन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लिखवाता हूं स्टेटमेंट में। जब आप CO से CO प्लस बना रहे हो तो बेटा आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहां से निकल रहा है, CO से। CO में जो एनर्जी लेवल होता है ना, उसमें एक्चुअल में याद करिए, ओवरलैपिंग के टाइम पर आपको पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप बताया। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप से ABMO बनता है, और जीरो ओवरलैप से NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो CO होता है ना, यहां पर CO में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो ये NBMO में रिसाइड करता है, मतलब ये NBMO में बैठा होता है। और ये जो NBMO होता है, जब कोई NBMO बनाया जाता है, ध्यान सुनना, जब कोई NBMO बनाया जाता है तो वो या तो ABMO या BMO दोनों में से किसी एक के नजदीक होता है। तो इसका जो NBMO मिलता है ना, वो ABMO के नजदीक मिलता है, और जब वो ABMO के नजदीक मिलता है तो इस NBMO में स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर मिलता है, क्योंकि वो ABMO के पास है। इलेक्ट्रॉन तो NBMO का है, लेकिन उसमें ABMO से नजदीकी होने की वजह से उसमें BMO का कैरेक्टर नहीं आता है, उसमें ABMO का कैरेक्टर आता है। तो इसका मतलब है ये जो आप इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, निकाल तो NBMO से रहे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत कैरेक्टर कौन सा बेटा, ABMO का। इसको ऐसे ट्रीट करे तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ABMO का निकल रहा है, और अगर ABMO कैरेक्टर का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बताइए यहां पर बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा, और इसीलिए 0.5 से नहीं बढ़ता, क्योंकि वो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है, इसलिए 0.5 से कम बढ़ रहा होता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब 3 से 3.5 बोलना गलत है, एक्चुअल में 3 से 3.2 3.3 के आसपास होता है, बट ठीक है अपने लिए चल जाएगा, 3.5 भी बोल दिया तो काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एक काम करें, आपको लिखा दे रहा हूं, बाकी ये लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लीजिएगा, रीजन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसके बारे में। During formation of CO plus from CO, during formation of CO plus from CO, कैपिटल में लिखना CO है ना,
कोबाल्ट बना दे. During formation of CO plus from CO, the electron removed is from NBMO. The electron removed is from NBMO. NBMO का मतलब non bonding molecular orbital होता है, having slight anti-bonding character. Removed from NBMO having slight anti-bonding character. Having slight anti-bonding character, due to which bond order increases. Due to which bond order increases. ठीक है, इसको नोट कर ले. तो ये है ना, इसके अब आगे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग थोड़ा बहुत और इसमें एमओटी का पार्ट बचा. एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक जेराइड एंड जेराइड, एक होमोल्यूमो, और उसके बाद फिर बॉन्ड लेंथ स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है.